हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रिवर्स रेशो के एग्जाम्पल को शुरुआत की थी, जहाँ हमने रिवर्स रेशो के जो हमें फॉर्मूलाज या हिंट गिवन है उससे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है इसकी पूरी प्रोसीजर का वहाँ पे अभ्यास किया था। आज का हमारा उद्देश्य है कि उसी पड़ाव को हम आगे बढ़ाएं, रिवर्स रेशो के सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करें। जैसा पिछला एग्जाम्पल था सेम वैसा ही एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसीलिए ये आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक लेनी है और आप ये खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं और बाद में क्रॉस चेक के लिए वीडियो का यूज कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख लिया है। तो हमें गिवन एग्जाम्पल में कहा है कंप्यूट द बैलेंस शीट इन द फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द अंडर मेंशन इंफॉर्मेशन। सेल्स ₹36 लाख, टोटल असेट टर्नओवर 3 लाख रुपीस, फिक्स असेट टर्नओवर 5 लाख, करंट असेट टर्नओवर 7.5, इन्वेंटरी टर्नओवर 20, डेटर्स टर्नओवर 15, टोटल असेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ 2.5 एंड डेट टू इक्विटी 1। मीन्स यहाँ पे जो भी हमें एग्जाम्पल दी हुई है, ये जो यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है एग्जाम्पल में, गिवन जो भी हमें आइटम है उसके वैल्यूज ये लाख में दिए हुए हैं। मतलब यहाँ जो 3 मेंशन है वो 3 लाख है, 5 है वो 5 लाख है। ठीक है, तो इसमें अभी जैसा पिछले एग्जाम्पल में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी, वैसे ही यहाँ पे हमें प्रो फॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। मीन्स हमारा अल्टीमेट जो आंसर होने वाला है, फाइनल आंसर होने वाला है, वो बैलेंस शीट का प्रिपरेशन ही होने वाला है। तो बैलेंस शीट में जो हमें यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं, उन्हीं आइटम्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, मीन्स उन आइटम्स की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए ही हमें गिवन हिंट का यूज करके हिडन आइटम्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें सेल्स 36 लाख दिया हुआ है और उसके बाद है टोटल असेट टर्नओवर। तो इसी हिंट से हम शुरुआत करेंगे। पहला नंबर है टोटल असेट टर्नओवर। अब टोटल असेट टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। इसमें टोटल असेट टर्नओवर का जो फाइनल आंसर है वो हमें गिवन है 3 लाख और सेल्स भी गिवन है। तो इतना फॉर्मूला जो हमने लिख लिया, यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि यहाँ जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो टोटल असेट की अमाउंट आपको यहाँ पे मिलेगी। मीन्स जो गिवन आइटम है उसको हमें सिर्फ फॉर्मूला में पुट करते जाना है और उस फॉर्मूला में पुट करने के बाद जो आइटम की वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको हमें यहाँ ट्रांसफर करके, या जिसको हिंदी मराठी में कहेंगे पक्षांतर करके, जो वैल्यू अननोन है उसकी यहाँ पे हमें अमाउंट खोजनी होती है। तो टोटल असेट की यहाँ हमें अमाउंट दी हुई नहीं है, इसीलिए आप टोटल असेट को हम इस साइड लेंगे। तो टोटल असेट इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें टोटल असेट की यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगी 12 और ये अमाउंट जो है वो लाख में आएगी। सबसे पहले हिंट से, मतलब टोटल असेट टर्नओवर से हमने यहाँ पर टोटल असेट की अमाउंट फाइंड आउट की। अब इसके बाद सेकंड यहाँ पे हमें गिवन आइटम या फॉर्मूला दिया हुआ है फिक्स असेट टर्नओवर। फिक्स असेट टर्नओवर और इसका फॉर्मूला बनता है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स असेट। फिर से जो वैल्यू हमें पता है वो फॉर्मूला में पुट करेंगे और जिस आइटम की वैल्यू हमारे पास नहीं है उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल असेट टर्नओवर इस रेशो का कैलकुलेशन करने के बाद आने वाला आंसर हमें गिवन है जो है 5 लाख और उसके बाद सेल्स की अमाउंट भी हमें पता है जो है 36 लाख। तो यहाँ जो अननोन है वो है फिक्स असेट। इसीलिए इस फॉर्मूला को लिखने के बाद हमारे पास, या इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी फिक्स असेट की। कैलकुलेशन के बाद हमें फिक्स असेट की वैल्यू यहाँ मिलेगी 7.20 लाख रुपीज। थर्ड हिंट गिवन है करंट असेट टर्नओवर। करंट असेट टर्नओवर का सेम फॉर्मूला, अब यहाँ पे टर्नओवर का है इसीलिए हम यहाँ पर हर जगह न्यूमरेटर में सेल्स ले रहे हैं और
गिवन मतलब जो भी यहाँ पे एसेट दिया हुआ है जिसका सेल्स के साथ तुलनात्मक अभ्यास करना है या कंपैरेटिव स्टडी करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे उस गिवन एसेट का नाम लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट एसेट टर्नओवर है, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट। करंट एसेट टर्नओवर की जो फाइनल वैल्यू मींस इस फॉर्मूला को लगाने के बाद जो हमें फाइनल वैल्यू रेशो की मिलने वाली है वो गिवन है 7.5 और सेल्स की वैल्यू है 36। तो यहाँ हमें मिलेगा करंट एसेट की अमाउंट। सो करंट एसेट इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 7.5, तो करंट एसेट की वैल्यू मिलेगी 4.8 लाख रुपीज। यही प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाते जाएंगे। जितनी हिंट या जितने फॉर्मूलाज या रेशोज वहां पे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर दिया हुआ है, तो उस फाइनल आंसर से हमें वहां पे जो दो चीजों का कंपैरिजन किया गया उसमें से एक की वैल्यू हमें पता है और दूसरे की नहीं पता, तो उस दूसरे की वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए हम फिर से वो फॉर्मूला लगाते जाएंगे और वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर आगे करेंगे। करंट एसेट टर्नओवर रेशो के बाद फोर्थ हिंट और फॉर्मूला हमें वहां दिया हुआ है इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर का अब यहाँ पे हम आज तक का या रिवर्स रेशो का कैलकुलेशन करने से पहले जो नॉर्मल कैलकुलेशन हम रेशोज का करते आए हैं, वहां पे हम स्टॉक टर्नओवर रेशो के लिए फॉर्मूला यूज करते थे COGS डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स। बट अब यहाँ पे हमारे पास COGS डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स वाला फॉर्मूला यूज हमें नहीं करना है, तो यहाँ दूसरा फॉर्मूला यूज हम करेंगे जो है सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी। और एवरेज सेल्स के जगह हम वहां भी जब हम नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करते थे, तो अगर वहां पे हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक को ही हम फाइनल अमाउंट कंसीडर करते थे। तो सेम थिंग यहाँ पे करनी है। अब यहाँ हमें इन्वेंटरी खुद कैलकुलेट करना है करके वो वाला मैटर यहाँ नहीं आएगा। बट अगर इन्वेंटरी की वैल्यू हमें गिवन होती और वहां पे ओपनिंग या क्लोजिंग ऐसा मेंशन करके नहीं बताया होता, तो भी हम इन्वेंटरी जो गिवन है उसी को फाइनल अमाउंट अज्यूम करके इन्वेंटरी के जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो की यहाँ पे फाइनल आंसर दिया हुआ है 20 लाख और सेल्स की अमाउंट है 36 डिवाइडेड बाय हमें जो फाइंड आउट करना है वो वैल्यू होगी इन्वेंटरी की वैल्यू। तो इन्वेंटरी इक्वल टू या उसको हम कह सकते हैं स्टॉक इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 20। इसके बाद हमें इन्वेंटरी की वैल्यू मिलेगी 1.80 लाख रुपीज। यहाँ पे हमने इन्वेंटरी फाइंड आउट कर ली। इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो है डेटर्स टर्नओवर रेशो का कैलकुलेशन। और डेटर्स टर्नओवर रेशो का कैलकुलेशन करते वक्त सेम प्रक्रिया हम यहाँ करेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स और जो भी अमाउंट आएगी वहां से, और जो फॉर्मूला में जिस आइटम की अमाउंट हमें गिवन नहीं है उस आइटम का कैलकुलेशन हमें यहाँ करना होगा। तो जैसे कि हमने अभी तक का 4 रेशोज का कैलकुलेशन किया, ये 4 हिंट को यूज करके 4 अलग अलग हिडन आइटम्स को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो उसका अगर हम आधार देखें या उसका अगर हम यहाँ पे आधार लेंगे तो हम ऐसा देख सकते हैं या पता कर सकते हैं कि यहाँ हमें कैलकुलेट करने होंगे डेटर्स, क्योंकि सेल्स की वैल्यू भी हमें पता है और डेटर्स टर्नओवर रेशो का फाइनल आंसर हमें हमारे एग्जांपल में गिवन है। इसीलिए इस रेशो में कैलकुलेट करने वाली जो भी आइटम होगा वो होगा डेटर्स। सो डेटर्स टर्नओवर रेशो या डेटर्स टर्नओवर इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। फिर से वही प्रोसीजर, डेटर्स टर्नओवर की वैल्यू है 15 और सेल्स दिया हुआ है 36 और जो अननोन वैल्यू जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है या अमाउंट पता नहीं है वो आइटम है डेटर्स। सो डेटर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे और 15 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो इसीलिए डेटर्स इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 15। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें डेटर्स की अमाउंट मिलेगी 2.4 लाख। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है करंट रेशो का। अब करंट रेशो का कैलकुलेशन करते वक्त हमें फॉर्मूला पता है कि करंट
हमें इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि करंट एसेट का आंसर हमें एग्जांपल में गिवन है, बट करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करके जो आंसर आने वाला है उसके लिए इन दोनों में से एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जो हमारे एग्जांपल में गिवन नहीं है। बट हमने जो अभी इतने सारे कैलकुलेशन किए हैं उन कैलकुलेशन में से एक कैलकुलेशन का आंसर, ये आपके सेकेंड रेशो का थर्ड रेशो का आंसर है करंट एसेट इक्वल टू 4.8 लाख। मतलब गिवन एग्जांपल में गिवन हिंट और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आइटम्स, इन दोनों का आधार लेके हमें प्रोसीजर करते जानी है और वैल्यू फाइंड आउट करते जानी है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने करंट रेशो का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो करंट रेशो का फाइनल आंसर दिया हुआ है 2 टाइम्स या 2, और करंट एसेट हमने एग्जांपल में यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद करंट एसेट की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि है 4.8, और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब हमारे फॉर्मूला में 2 आइटम्स ऐसे हैं जिसकी अमाउंट हमें पता है और तीसरे आइटम की वैल्यू हम उन दोनों का आधार लेके यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो करंट एसेट 4.8 और करंट रेशो 2 और करंट लायबिलिटीज हमें पता नहीं है, इसीलिए करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 2। सो करंट लायबिलिटीज की हमें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएंगी 2.4 लाख। उसके बाद का कैलकुलेशन है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अब ये जो यहाँ पर नेट वर्थ की संकल्पना आ रही है, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने सबसे पहला कैलकुलेशन नेट वर्थ किया था, तो बाद में आपको नेट वर्थ क्या है इसमें दिक्कत न जाए, इसके पहले ये रेशो को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको नेट वर्थ की संकल्पना बता देती हूँ कि जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन को करते वक्त जो एक प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड का कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट करने के बाद जो हमें अमाउंट मिलती है उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स फंड। तो जो प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स फंड आज तक का हम कहते आए हैं हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन में, उसी प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर फंड का तीसरा नाम है नेट वर्थ। मतलब प्रोप्राइट अगर कहीं पे हमें नेट वर्थ कैलकुलेट करने को कहा गया है तो वहां हमें सिंपली फॉर्मूला यूज करना है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, और जो प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड है वो ही है नेट वर्थ। मींस जो एक ब्लॉग है हमारा, उस ब्लॉग की अमाउंट जो हम प्रोप्राइटर्स फंड के नाम से जानते थे अब यहाँ हम नेट वर्थ के नाम से जान रहे हैं। यही एक नई चीज जो हमने रिवर्स रेशो का कैलकुलेशन पिछले वीडियो से स्टार्ट किया है, वहां भी आपको नेट वर्थ आया था, सेम चीज यहाँ फिर से आई है करके मैंने उसका यहाँ आपको क्लियरिफिकेशन दे दिया। अब उसके बाद टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ करना है, तो टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ अगर करेंगे तो हमें जो रेशो है वो अपने आप में फॉर्मूला बना के दे रहा है कि टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, उसकी अमाउंट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, और इस फॉर्मूला का फाइनल आंसर हमें दिया हुआ है 2.5। और टोटल एसेट, अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल एसेट हमें एग्जाम्पल में गिवन नहीं है, बट हमने कैलकुलेशन करके सबसे पहले फॉर्मूला को जब इलेबोरेट करने की यहाँ पे कोशिश की तो उसके बाद हमें जो आंसर मिला वो पहला आंसर था आपका टोटल एसेट का, और टोटल एसेट का आंसर हमें मिला था 12 लाख। तो वही आंसर हम यहाँ पे यूज करेंगे, टोटल एसेट 12 लाख डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है या जो वैल्यू हमें मिलेगी उसकी यहाँ अमाउंट हमें खोजने के लिए या वो आइटम होगा नेट वर्थ, मीन्स हमारा वो एक ब्लॉक जिसको हम प्रोप्राइटर्स फंड कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर्स फंड या नेट वर्थ हमें कैलकुलेट करना है। सो नेट वर्थ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2.5। नेट वर्थ की यहाँ हमें अमाउंट मिल जाएगी 4.8 लाख रुपीज। उसके बाद लास्ट कैलकुलेशन हमें दिया हुआ है डेट टू इक्विटी।
फॉर्मूला बनेगा डेब्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी और नेट वर्थ। अब फिर से देखिए यहाँ पे नेट वर्थ का एक और नाम हमारे सामने आया जो है इक्विटी। तो हर जगह अगर हमें फॉर्मूला में कोई अलग अलग फॉर्मूला में नई प्रक्रिया, नई संकल्पना अगर मालूम चलती है, किसी का कोई चीज का नया नाम मालूम चलता है, तो वो आपको लिखते चलना है। जैसे प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स फंड का ही नया नाम था नेट वर्थ और फिर से यहाँ पे आया इक्विटी। तो ऐसे नए नए जो नाम आ रहे हैं वो आपको नोट करके रखने। तो डेट टू इक्विटी का आंसर हमें दिया हुआ है 1 और डेट्स दिए हुए हैं 4.8 और यहाँ पे नेट वर्थ हमने कैलकुलेट किया 4.8। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट जो हमारा है वो है डेट्स का। तो दिया हुआ क्या है इक्विटी और नेट वर्थ, जो कि हमने सबसे इसी के पहले फॉर्मूला में कैलकुलेट किया 4.8 लाख। तो उसी वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे 4.8 और फिर से ट्रांसफर करेंगे 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू डेट्स। तो डेट की यहाँ पे हमें अमाउंट मिल गई 4.8। अब जितनी यहाँ पे हमें हिंट गिवन थी उन सभी हिंट का यूज करने के बाद मतलब फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे हिडन आइटम्स को कैलकुलेट कर लिया। बट अब हमारी जो अल्टीमेट आंसर हमारा होने वाला है वो है बैलेंस शीट का प्रिपरेशन। और बैलेंस शीट को जब प्रिपेयर करना है तो वहां जितने आइटम्स आपको क्वेश्चन मार्क के साथ दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन मार्क के जगह हमें अमाउंट डालनी है। तो एक ऐसा आइटम है जो अभी भी हमने कैलकुलेट नहीं किया है और वो है बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको दिया है लिक्विड असेट। अब यहाँ पे लिक्विड असेट का कैलकुलेशन क्या हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उससे कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हमारे पास गिवन जो अमाउंट है या गिवन आइटम्स है इनका आधार लेके हम उसका वहां पे कैलकुलेशन करके अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। या दूसरा तरीका क्या है कि हम बैलेंसिंग फिगर करके भी वहां पे अमाउंट निकालते हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने फिक्स असेट की अमाउंट बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से ही कैलकुलेट की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिक्विड असेट का कैलकुलेशन करना है और लिक्विड असेट का कैलकुलेशन करते वक्त हमें एक बात ध्यान में देनी पड़ेगी कि जहाँ बैलेंस शीट दी हुई है तो वहाँ बैलेंस शीट में आपको करंट असेट कोलन एंड डैश एक हेड बना के दिया है और उसमें इन्वेंटरी, डेटर्स और लिक्विड असेट ऐसा तीनों का वो एक ब्लॉक जो करंट असेट के नाम से है ऐसा हमारी बैलेंस शीट शो कर रही है। तो इसमें से हमारे पास करंट असेट जो एक पूरा ब्लॉक है इसकी अमाउंट है, डेटर्स की अमाउंट है और इन्वेंटरी की भी अमाउंट है। तो इजीली हम टोटल करंट असेट में से अगर डेटर्स और इन्वेंटरी लेस कर देंगे तो हमें लिक्विड असेट मिल जाएंगे। अब कुछ लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि हम जब पहले लिक्विड रेशो का कैलकुलेशन करते थे तो वहां पे करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस किया करते थे, बट अब यहाँ डेटर्स भी क्यों लेस करने हैं? क्योंकि यहाँ डेटर्स लिक्विड असेट के कैटेगरी से हमें एग्जाम्पल में ही अलग करके दिया है। अगर वैसा नहीं दिया होता तो जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है उसी को फॉलो करते, बट कभी कभी हमें एग्जाम्पल के हिसाब से भी चलना होता है कि हमें क्या पूछा गया है। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के अनुसार हमारा लिक्विड असेट का फॉर्मूला बनेगा करंट असेट, जो कि टोटल अमाउंट हमारी करंट असेट की है जिसमें इन्वेंटरी, डेटर्स प्लस लिक्विड असेट तीनों ऐड है, वो वाली अमाउंट लेंगे माइनस डेटर्स प्लस इन्वेंटरी या स्टॉक। अब टोटल करंट असेट हमारी आई थी 4.8, डेटर्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है किसी एक एग्जांपल से, मतलब हमारे रेशो को कैलकुलेट करके, जिसकी अमाउंट आई थी 2.4 और इन्वेंटरी की वैल्यू हमारे सेकेंड रेशो का कैलकुलेशन करने के बाद आई थी 1.80। तो 4.8 में से अगर 4.2 लेस करेंगे तो हमें यहाँ लिक्विड असेट मिल गई 0.60 लाख। अब जो हमारे बैलेंस शीट को फाइनली पूरा करने के लिए जितने आइटम्स हमें चाहिए थे उन सभी आइटम्स को हमने एक एक फॉर्मूला लगा के या एक एक बार कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर लिया है और अब हम पूरी तरीके से अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा हम कहेंगे। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहाँ पे फिर से
पिछले एग्जाम्पल के जैसा आपको जो भी वहां पे नाम दिया हुआ है वो नाम लिखना है। मैंने सिर्फ प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट लिखा है, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। अब लायबिलिटी साइड में सबसे पहला दिया हुआ है नेटवर्थ। नेटवर्थ की अमाउंट हमने कैलकुलेट करने के बाद हासिल की 4.80 और उसके बाद दिया हुआ है डेट्स जिसकी भी अमाउंट हमने कैलकुलेट की 4.80 और करंट लायबिलिटीज इसकी अमाउंट हमें मिली थी 2.40। अब इसके बाद एसेट साइड में चलते हैं। जो लायबिलिटी साइड में हमें तीन अलग अलग आइटम्स दिए हुए थे, तीनों हमें रेशियोज का कैलकुलेशन करने के बाद हासिल हो चुके, मतलब लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम इसका टोटलिंग भी कर सकते हैं जिसका आंसर आएगा 12 और ये जो 12 है ये 12 लाख है। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम हमारी एसेट साइड को देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो आइटम्स हमारी एग्जाम्पल वाली एम्प्टी बैलेंस शीट पूछ रही है उस आइटम्स के अनुसार हर आइटम का अमाउंट क्या हमने खोज लिया है। और अगर नहीं खोजा है तो जो भी अब यहाँ पे एक ही आइटम बच सकता है क्योंकि हमने मैक्सिमम आइटम्स खोज लिए। अगर वो आइटम बचता है तो वो बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से, क्योंकि हमने लायबिलिटी साइड की पूरी यहाँ पे टोटल कर लिए, तो जो जितना अमाउंट कम होगा वो होगी बैलेंसिंग फिगर। और अगर नहीं बचता है तो सभी कैलकुलेशन हमने कर लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला था फिक्स असेट और फिक्स असेट 7.20 हमने कैलकुलेट किया है। मतलब फिक्स असेट जो पिछले एग्जांपल में बैलेंसिंग फिगर से निकला था वो यहाँ पे भी निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिक्स असेट की अमाउंट हमने हासिल की 7.20। अब उसके बाद मेन जो करंट असेट का यहाँ पे एक अलग हेड दिया हुआ है जिसमें तीन अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं। इन्वेंटरी सबसे पहला है तो इसकी अमाउंट हमने फाइंड आउट की है 1.80। उसके बाद डेटर्स 2.40 और लिक्विड असेट भी हमने फाइंड आउट कर लिया 0.60। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4.80 और टोटल करने के बाद यहाँ आएगा 12। मींस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से कोई भी अमाउंट नहीं निकल रही है। सभी जितने आइटम्स हमें चाहिए थे सबका कैलकुलेशन हमने कर लिया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिवर्स रेशो के अंतर्गत सेकेंड एग्जाम्पल था जो पहले एग्जाम्पल से काफी मिलता जुलता था। मींस आप इसका प्रयोग प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। जब तक का नेक्स्ट वीडियो ना आए तब तक का इसी एग्जाम्पल को बार बार करना है, समझना है और तब तक घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।